हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई फिटर जोन के अंदर। तो आज हम आईटीआई फिटर सेकंड ईयर के थ्योरी के जो एमसीक्यू है भारत स्किल के, उन क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं जो पीडीएफ के हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं और आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं वो सीधा आप तक पहुंच जाए, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसे आज हम 30 कवर करेंगे, जैसे अगला वीडियो आएगा उसके अंदर 30 से आगे स्टार्ट होंगे, 30 से 60 तक, और ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो आज हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। संकीर्ण कार्य यानी नैरो वर्क, जहाँ पे बहुत कम जगह हो, तो उसके लिए किस फाइल का यूज किया जाता है। उसके लिए पिलर फाइल का यूज किया जाता है। तो पिलर फाइल कैसी होती है, जैसे हमारी सिंपल फाइल होती है उसकी जगह पिलर फाइल चौड़ाई में थोड़ी कम होती है और मोटाई में थोड़ी ज्यादा होती है, ताकि वो आसानी से संकीर्ण जगह पर काम कर सके। ठीक है, तो इसके लिए कैसा फाइल यूज किया जाता है, पिलर फाइल। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्लोटेड कैसल नट में स्लोट क्यों दिए जाते हैं। तो जो स्लोटेड कैसल नट होता है, जैसे जो भी हम कोई भी मशीन को फिट करते हैं तो उसके अंदर नट फिट करते हैं, तो वो नट कंपन के द्वारा ढीला हो जाता है। ठीक है, तो जब वो वहाँ पे क्या होता है, नट के अंदर एक होल होता है और होल के अंदर हम पिन फंसा देते हैं ताकि वो कंपन के द्वारा डुल ना सके और खुल ना सके। तो ठीक है, तो वहाँ पे स्प्लिट पिन को फिक्स किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इस लिमिट गेज का क्या नाम है। तो इस लिमिट गेज का क्या नाम है, देखो इसके पहला सिरा गो सिरा है, दूसरा नोट गो और तीसरा बॉडी दिखाई हुई है। ये अगर ये जो सा गो और नोट गो, ये पीछे बड़ा सिरा है जो बीच में होता और दोनों साइड ये छोटे होते गो और नोट गो, तो हमारा कैसा होता है, ये डबल एंडेड यानी सिंपल प्लग गेज होता, सिंपल प्लग गेज हो जाता। तो अब क्या है, ये अब एक तो हमारा गो दिखाया हुआ पहले, फिर नोट गो और फिर उसके बाद बड़ा, यानी ये प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये कौन सा गेज है, हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, तो आपको डायग्राम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि डायग्राम बहुत ज्यादा आते हैं कि पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चलते हैं हम। इस गेज का नाम क्या है। तो देखो इस गेज का कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये पता ही चल जाएगा देखकर ही। रिंग गेज है। ये रिंग कहाँ पे पहनते हैं हम, रिंग हम पहनते हैं अंगूठी पे। तो रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसी भी चीज का बाहरी व्यास मापने के लिए। और जो प्लग गेज होता है वो किसी भी चीज का अंदरूनी व्यास मापने के लिए। तो इसके अंदर आप ऑप्शन देख सकते हो, ए है रिंग गेज, बी है प्लग गेज, सी है टेपर रिंग गेज और डी है टेपर प्लग गेज। जो प्लग गेज के हैं वो हमारे यहाँ से आंसर पहले ही कट जाएंगे। और जो टेपर रिंग गेज है, अगर इसके अंदर टेपर होता तो ये टेपर रिंग गेज होता, तो हमारा ए आंसर यहाँ पे सिंपल रिंग गेज है, ये ए आंसर हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो जो दो मैचिंग पार्ट होते हैं, दो मैचिंग पार्ट, उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है। ठीक है, तो उस स्पेस की जांच करने के लिए उनका किसका प्रयोग किया जाता है, फिलर गेज का। फिलर यानी फिलर गेज की 4 पत्तियां होती है जिनके ऊपर उनके साइज लिखा होता है। जैसे ये पॉइंट की है, पॉइंट इतने की है, तो उनको उस साइज के अंदर डाल के देख लिया जाता है, जिससे उनका साइज चेक कर लिया जाता है। तो मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करने के लिए फिलर गेज यूज करते हैं। तो इसका आंसर सी ठीक होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो जो स्लिप गेज होता है उसके ऊपर जितना भी गंद लग जाता है उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। और एक क्वेश्चन और आता है कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसका
उसके अंदर हमारा वो आंसर होगा पेट्रोलियम जेली। ठीक है, तो अगर जंग से बचाने के लिए आ जाए तो हमारा होगा पेट्रोलियम जेली, और साफ करने का आ जाए तो हमारा होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए? ठीक है, तो लैपिंग प्लेट को प्रयोग करने के बाद मिट्टी के तेल से धोया जाता है, ये बिल्कुल आपको याद करना है। तो जो लैपिंग प्लेट होती है उसको मिट्टी के तेल से प्रयोग करने के बाद धोया जाता है। तो इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन है मिट्टी तेल, ये आंसर हमारा बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखो जैसे मैंने पहले बताया था आपको किसका प्रयोग किया जाता है, अब आप आंसर आप ही दे दोगे पेट्रोलियम जेली का। जंग से बचाना है तो पेट्रोलियम जेली, और साफ करना है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, विशेष आयाम के स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? यानी किसी भी विशेष कार्य के लिए, विशेष जॉब के लिए जब स्लिप गेज का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो उसके लिए क्या है, जब दो स्लिप गेज होते हैं उनको आपस में टाइट करके जोड़ दिया जाता है, उनके बीच में एयर ना रहे। तो उसको पहली बात तो उसको क्या बोलते हैं, जब दो स्लिप गेज को जोड़ा जाता है तो उसको एक तो बोलते हैं रिंगिंग एक्शन में लाना, यानी स्लिप गेज को रिंगिंग एक्शन में लाने का मतलब है स्लिप गेज को जोड़ना। तो सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद और छोटा, ऐसे ये यूज किए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा आंसर है ए, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। रिंगिंग का मतलब यानी जोड़ना। ठीक है, तो ए आंसर हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, इस गेज का क्या नाम है? पहली बात तो ये देखो, आप सी आकृति का है, आपको प्रोफाइल इसकी दिख रही है सी आकृति का, ये स्नैप गेज है। ठीक है, स्नैप गेज, अब कौन सा स्नैप गेज है? अब इसके जो ऊपरला पार्ट है, ऊपर के पार्ट के आप नीचे देखो, दो दिखाई दे रहे आपको, एक नोट गो सिरा है और एक गो सिरा। ठीक है, तो इसके ये एक साथ दिए हुए हैं, हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और एडजस्ट कहाँ तक कर सकते हैं? हम इनको 6 mm तक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडजस्ट इसको कर सकते हैं हम स्नैप गेज को। तो इसके अंदर हमारा आंसर कौन सा है? आंसर डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। ठीक है, तो आंसर डी इसका ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? तो ठीक है, इसके अंदर आंसर ए फाइलिंग, बी टर्निंग, सी ग्राइंडिंग और डी लैपिंग। तो जो हमारा लैपिंग ऑपरेशन होता है, लैपिंग यानी सारी प्रक्रियाएं करने के बाद सबसे लास्ट में बिल्कुल अच्छा फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? लैपिंग। तो डी इसका आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किस अपघर्षण का उपयोग नरम इस्पात और एलो धातुओं की लैपिंग के लिए किया जाता है? यानी किस एब्रेसिव का प्रयोग जो नरम धातु होती हैं उनके लैपिंग के लिए किया जाता है? तो फ्यूज्ड एल्यूमिना का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। यदि यहाँ पे नरम पूछा है तो फ्यूज्ड एल्यूमिना, और हार्ड पूछा होता तो सिलिकॉन कार्बाइड। और यदि आपका डाई या लैप आ जाता है डाई के लिए, स्लिप गेज के लिए, तो उसका हो जाता है हमारा बोरोन कार्बाइड। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा पूछा है नरम इस्पात, तो इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा, फ्यूज्ड एल्यूमिना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो जो लैपिंग प्लेट होती है उसके अंदर क्या होता है, एक तो ग्रूव कटे होते हैं और एक स्लिट कटा होता है। ठीक है, तो ग्रूव के अंदर क्या होता है, ग्रूव के अंदर हम एब्रेसिव अच्छी तरह आ जाए उसके अंदर, इसलिए बनाते हैं। और जो स्लिट होता है वो स्लिट क्या काम करता है, उसके साइज को कम या ज्यादा करने के लिए स्लिट का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे ग्रूव्स होते हैं वो एब्रेसिव को बनाए रखने के लिए यूज करते हैं। तो इसके अंदर देखो, ए ऑप्शन है विस्तार की अनुमति देने के लिए, बी है हमारा क्लियरेंस प्रदान करना, सी है अपघर्षण को बनाए रखने के लिए। तो आंसर है हमारा यहाँ पे सी, हम ठीक कर देंगे, आंसर सी हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? तो देखो, सरफेस हार्डनिंग यानी कोई भी माइल्ड स्टील की जब ऊपरी सतह को हार्ड कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सरफेस हार्डनिंग या
केस हार्डनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या दिखाया गया है, ये बॉक्स दिखाया गया है, इसके अंदर एक जो जॉब होती है वो पैक कर दी जाती है और कोयला कायला लगा के भट्टी के अंदर गर्म कर दिया जाता है, तो वो पैक कर दी जाती है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी दिया हुआ है, देखो पैक कार्बोराइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। तो सरफेस हार्डनिंग मैंने आपको बता दिया कि जब माइल्ड स्टील का सरफेस यानी ऊपरी सतह को हार्ड किया जाता है, केवल ऊपरी सतह, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये जो बीच में आपको सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है ये जॉब है, और इसके जो नीचे दो लगे हुए हैं ये कोयल है, और कोयल के बीच में फ्लेम जली हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर फ्लेम जली हुई, तो ये हमारा क्या है, फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लेम, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये फ्लेम है, यहाँ पे फ्लेम नहीं होती, ओनली कॉइल होती, तो हमारा क्या हो जाता, इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या आंसर ठीक होगा, सी फ्लेम हार्डनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो देखो, जब हार्डनिंग, कोई भी मेटल हार्ड हो जाता है, तो क्यों हार्ड होगा, तो उसके लिए 400 डिग्री से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील यानी जो कठोर किया हुआ स्टील है उसको पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की प्रक्रिया क्या होती है, टेम्परिंग होती है वो। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। जब यानी जो पार्ट है वो ज्यादा हार्ड हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है, ब्रिटलनेस यानी भंगुरता का गुण आ जाता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए टेम्परिंग की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो आंसर सी हमारा टेम्परिंग ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो देखो, मैंने पहले बता दिया, जब कोई पार्ट कठोर हो जाता है और उसके अंदर भंगुरता गुण आ जाता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, कठोरता को और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो इसके अंदर हमारा काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, ए बी स्ट्रेस और स्ट्रेन के दूर करने के लिए, सी हमारा ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए, और डी कठोर और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे जो ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 18 पे चलते हैं। स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या होता है। एनीलिंग का मतलब है किसी भी पार्ट को मशीनिंग योग्य बनाना, यानी उसके ऊपर मशीनिंग प्रक्रिया आसानी से की जा सके, और उसका उद्देश्य क्या होता है, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। ठीक है, यानी उसके ऊपर आसानी से कोई भी मशीनिंग प्रक्रिया की जा सके। तो आंसर डी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं हम। इस की का नाम क्या है। देखो, जो ये की आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी की है, हमारी फेदर की। ये आपको पूरी आयताकार है, और जो सिरे हैं इसके थोड़े राउंड हैं, तो आधी ये इसके अब के अंदर और आधी सापट के अंदर फिट होती है। तो की हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी सैडल की और एक होती है हमारी शंख की। जो शंख की होती है वो जो अब और सापट दोनों के अंदर की वे कटे होते हैं उनके अंदर फिट होती है, और जो हमारी सैडल की होती है उसके अंदर या तो केवल अब के अंदर होता है या केवल सापट के अंदर होता है कीवे। तो इसके अंदर हमारा कौन सा, ये आधी सापट के अंदर और आधी कीवे के उसके अब के अंदर है। तो यहाँ पे हमारी शंख की तो है ये, फिर कौन सी की है, फेदर की। ठीक है, तो आंसर बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो कुंजी का उद्देश्य क्या होता है, टार्क को संचारित करने का। ठीक है, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। की वे टेपर, क्वेश्चन नंबर 21, की वे टेपर का अनुपात क्या है। तो की वे टेपर का अनुपात क्या होता है, जो 1:100। तो आपको यहाँ पे याद करना है, आंसर डी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, 1:100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, इस की का नाम क्या है। ठीक है, तो देखो, हमारा पहली बात तो ये आधा तो हब के ऊपर
हब के अंदर है और आधा सापट के अंदर। तो पहला हमारा कौन सी होगी, ये शंख की, ठीक है, शंख की होगी। तो हमारे इसके अंदर दो आंसर तो पहले ही कट गए, बी और डी, ये आंसर तो हमारे पहले ही कट गए। और अब देखो जो आपको ये नया सबसे अलग दिखाई हुई है, ये कैसी है, थोड़ी टेपर है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ी टेपर है। तो ये कौन सी की है, टेपर शंख की। आंसर ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कठोर या भंगुर सामग्री पर स्वतः टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज उपयोगी हैं। तो जो कठोर और भंगुर सामग्री होती है उसके ऊपर कौन से होते हैं, थ्रेड कटिंग। और जो सॉफ्ट होगी तो उसके ऊपर सेल्फ पियर्सिंग। जो सेल्फ पियर्सिंग होते हैं वो अपने आप तो होल कर लेते हैं और अपने आप चूड़ियाँ काट लेते हैं, और थ्रेड कटिंग अपने आप चूड़ियाँ काट लेते हैं। तो ये कठोर और भंगुर सामग्री के लिए थ्रेड कटिंग स्क्रू हमारे यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो आंसर बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24, विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। विंग नट का आपको सबको पता होगा और सबने देखा है, बस आपको कुछ को पता नहीं होगा कि आपको हमने कहाँ पे देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि विंग नट आपको कहाँ पे देखा है, जो आप अपनी लैब के अंदर वर्कशॉप के अंदर एक्सा यूज करते हो, एक्सा को कसने और ढीला करने के लिए सबसे ऊपर आपने देखा होगा विंग टाइप, वो हमारा विंग नट होता है, ठीक है। तो उसका प्रयोग क्या किसके लिए किया जाता है, ढीला और कस को रिंच के बिना। ये जो इसके अंदर सी आंसर हमारा दिखाया गया है, ये हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रयोग जो ब्लेड होता है उसको ढीला करने और टाइट करने के लिए किया जाता है, विंग नट, वो विंग नट होता है, ठीक है। तो इस 24 के अंदर हमारा क्वेश्चन के अंदर सी आंसर है, जो हमारा ढीला और कस को रिंच के बिना, ये हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इस गेज का नाम क्या है। तो इस गेज का नाम क्या है, रेडियस गेज, ठीक है। आप ये देख लेना, इस गेज का नाम है रेडियस गेज। क्वेश्चन नंबर 26, भारी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। जो सबसे पहले हमने किया था, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन, जो भारी व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, रिंग गेज का, है ना। आप देख लेना क्वेश्चन, पहले वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख लेना, जो उसका प्रयोग किया जाता है भारी व्यास मापने के लिए, रिंग गेज का। और इसने यहाँ पे क्या पूछा, भारी चूड़ी की सटीकता जांच करने के लिए, तो रिंग गेज तो होगा ही, और आगे हमारा क्या लग जाएगा, थ्रेड रिंग गेज, ठीक है। तो जो प्लग गेज इसके अंदर दिखाए गए हैं, प्लग गेज, स्नैप गेज, ये तो होंगे ही नहीं, स्नैप गेज, सेंटर गेज, ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है। प्लग गेज तो हमारा अंदरूनी सतह की जांच करने के, अंदरूनी डायमीटर को जांच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी यहाँ पे थ्रेड रिंग गेज ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखो जो ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको ब्लॉक टाइप दिख रहे हैं, ये क्या है, स्लिप गेज, और इनके ऊपर इनका साइज लगा हुआ है। जो भी ये रोड है, मान लो कुछ भी है, जो ये इसको इसके ऊपर इनको लगाया, और ये स्लिप गेज इसके अंदर साइज के अनुसार डाले। मान लो एक के ऊपर एक है, दूसरे के ऊपर दो है, तीसरे के ऊपर तीन है, ठीक है। 1+2+3 और तीनों का मिला के क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसका साइज कितना हो गया हमारा, 6। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या है, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। तो डी आंसर हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपको खुद करना होगा, मैं आपको इसके लिए फार्मूला बता देता हूँ। जो हमने साइन बार और स्लिप गेज का टॉपिक किया था, तो उसके अंदर हमारा एक फार्मूला आया था, ठीक है। जो साइन बार इज इक्वल टू लंब बटे में कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे साइन थीटा का दिया हुआ है वैल्यू, साइन थीटा 25 डिग्री दिया हुआ है, और जो रोलर है कर्ण है, यानी जो आपको ये लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है, ये हमारा साइन बार है, और जो लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा साइन बार है, और जो राइट साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे स्लिप गेज हैं, ठीक है। तो स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, तो क्या हमारा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, स्लिप गेज की ऊंचाई, और बटे कर्ण क्या है, साइन बार के रोलर की
साइन बार की लंबाई। तो साइन बार की लंबाई आप क्या कर लोगे, तो सबसे पहले यानी मैं बता दूं आपको फॉर्मूले के अंदर क्या रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे करंट, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू आप रखोगे 0.4226 इज इक्वल टू स्लिप गेज की ऊंचाई बटे 200, और उसको आप सोल्व कर लोगे। तो सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा बी यहाँ पे 84.52 mm दिया हुआ है, ये आंसर आपका आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29, फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि फिलर गेज के 4 सेट होते हैं, ठीक है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो रेडियस और जो फिलेट गेज बनाने के लिए हमारा कठोर इस्पात हार्डेंड स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी समझ में ना आए या कुछ भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी अब नया वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सीधा पहुंच जाए। धन्यवाद।